अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं एक वाक़या से मेरी गुफ्तगू आज शुरू करूँगा। ये वाक़या न्यूयॉर्क के एक पार्क का है। एक दिन न्यूयॉर्क के एक पार्क में एक अमेरिकन को कुत्ते ने अटैक किया और वहाँ पे मौजूद जो लोग हैं सब देख रहे हैं कि एक अमेरिकन को एक कुत्ता अटैक किया, मगर किसी को हिम्मत नहीं हो रहा है कि वो उस कुत्ते से उस बच्चे को बचाए। तो वहाँ पे एक आदमी आया और आने के बाद अपने जान जोखिम में डाल के वो कुत्ते से उस बच्चे को बचाया। इत्तेफाक से वहाँ पे एक अमेरिकन बड़े न्यूज़पेपर के फोटोग्राफ़र मौजूद थे। उसने वो जो हिम्मत की जो काम किया उस लड़के ने, उसका फ़ोटो खींचा। खींचने के बाद उस जो आदमी उस बच्चे को रेस्क्यू किया, बचाया, उससे जाके बोला कि आपने तो बहुत हिम्मत का काम किया, बहुत बड़ा ब्रेव आदमी है, आपका ये वाक़या कल न्यूज़पेपर में आएगा, इसका फ़ोटो। तो आप कौन है? आप अमेरिकन हैं? आपको देख के तो मालूम नहीं हो रहा आप अमेरिका के हैं या कहाँ के हैं। तो बोला कि मैं अमेरिका में हूँ मगर मैं अरब का हूँ। तो वो फोटोग्राफ़र बोला अच्छा ठीक है। नेक्स्ट डे वो बच्चे को कुत्ते के हाथ से बचाने का फ़ोटो आया न्यूज़पेपर में, मगर उसका कैप्शन ऐसा था कि एक अमेरिकन पे एक अरब ने कुत्ता छोड़ दिया और उसके पीछे अलकायदा के हाथ हो सकता है, वाक़या की इन्वेस्टिगेशन कर रहा है FBI। तो ये जो पूरे ये है इस्लामोफोबिया। इस्लामोफोबिया मतलब क्या है? इस्लामोफोबिया मतलब इस्लाम से डर, आतंक, इस्लाम से भय। ये एक नियोलॉगिज्म है। नियोलॉगिज्म इंग्लिश में उस टर्म को बोलते हैं जो हाल ही में कुछ साल पहले ही जो एग्जिस्टेंस में आया, उसी टर्म को नियोलॉगिज्म बोलते हैं। जैसे हमारे नौजवान सेल्फ़ी एक टर्म आजकल आप लोग जानते होंगे कि वो ज़्यादा आज से 5 साल पहले हम लोग सेल्फ़ी नहीं जानते थे। ऐसे ही इस्लामोफोबिया मतलब इस्लाम से डरना। आज से 20 साल पहले, 25 साल पहले इस्लामोफोबिया का इस्तेमाल नहीं होता था। ये रनीमेड एक ट्रस्ट है अमेरिका का जो 10-15 साल पहले या उससे कुछ साल पहले एक किसी रिपोर्ट में इंग्लैंड का एक ये है रिसर्च ग्रुप है रनीमेड ट्रस्ट, उसने यूके में मुस्लिम्स के ऊपर क्या डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है किस तरह का, उस पर स्टडी करने के लिए फर्स्ट टाइम उस डिस्क्रिमिनेट को बताने के लिए इस टर्म को बनाया इस्लामोफोबिया मतलब इस्लाम से डरना। इस्लामोफोबिया इस वक्त मगरब में एक बहुत बड़ा एक मौजूद बहस है कि इस्लामोफोबिया, सवाल ये है कि क्या इस्लामोफोबिया आज के दिन का रेसिज्म है? और यूरोप और अमेरिका जो एक ज़माने में ब्लैक्स के साथ डिस्क्रिमिनेशन करते थे वो ख़त्म हो गया, मगर क्या वो ब्लैक्स के जगह वो मुसलमान ले लिया? क्या रेसिज्म के जगह इस्लामोफोबिया लिया? तो क्या इस्लामोफोबिया ही आज के ज़माने का रेसिज्म है? ये बहुत सारे सवाल है। इस्लामोफोबिया है क्या, कैसे हो रहा हो यूरोप में? आप देख रहे हैं क्लास 9 का एक बच्चा, अहमद मोहम्मद नाम है, टेक्सास की इरविंग स्कूल में वो पढ़ता था, 9वीं की जमात में। वो एक ऐसा बच्चा था जिसको साइंस के बारे में, टेक्नोलॉजी के बारे में, बहुत सारी चीज़ों में, इस तरह की साइंस, टेक्नोलॉजी, इनोवेशन में बहुत इंटरेस्ट था। उसने एक नए स्कूल में जब वो गया, इरविंग के वो मैकार्थर स्कूल टेक्सास के, अपने टीचर्स को, दोस्तों को थोड़ा इम्प्रेस करने के लिए उसने एक नया डिवाइस बनाया। एक पेंसिल बॉक्स में उसने एक क्लॉक बनाया, एक घड़ी बनाया, और वो घड़ी के साथ फिर वो डिजिटल क्लॉक था और वो भी दिया, क्या बोलते हैं, अलार्म क्लॉक। अचानक इंग्लिश की क्लास में वो अलार्म की घंटी बजता है। तो अमेरिका के टेक्सास प्रोविंस का मैकार्थर हाई स्कूल का एक वाक़या है। वहाँ के एक 9वीं जमात के स्टूडेंट अहमद मोहम्मद जो अरब ओरिजिन का है, सूडानीज ओरिजिन का स्टूडेंट है और वो वहीं पे पले बड़े, वो जब एक स्कूल में एक दिन, जिसको बहुत सारे नए नए डिवाइसेस बनाना, साइंटिफिक इनोवेशंस के बारे में बहुत दिलचस्पी है और वो बनाते भी है, इसके पहले बहुत सारे डिवाइसेस बना चुके हैं। तो एक इस तरह की एक बहुत ही गिफ्टेड एक स्टूडेंट क्लास का, जब वो क्लास में ले जाते हैं एक डिवाइस बना के, एक डिजिटल घड़ी पेंसिल बॉक्स में बना के ले जाते हैं, और बनने के और ले जाने के बाद इंग्लिश की क्लास में जब अचानक वो अलार्म बज उठते हैं और वो टीचर जो है, उनकी जो मैडम है इंग्लिश के, उसको लगता है कि ये कोई बॉम्ब है, टाइम बॉम्ब है। और आप जानते हैं कि उसके बाद वो टीचर
स्कूल के हेडमास्टर को बोलते हैं, पुलिस आते हैं, घंटों अहमद मोहम्मद को क्वेश्चनिंग किया जाता है, उसको पुलिस स्टेशन ले जाया जाता है, सवाल पूछा जाता है, वो उसको एक टेररिस्ट के जैसे उसके साथ बर्ताव किया जाता है, और बाद में पता चलता है कि कुछ भी नहीं है, टाइम बम कुछ भी नहीं है, वो एक जस्ट डिवाइस है, एक डिजिटल क्लॉक है। तो ये वाक़या तो अभी हाल ही में हुआ है। इसी साल का 2015 का एक दूसरा वाक़या है। ताहिरा अहमद नाम की एक ख़वातीन जब फ्लाई कर रहे थे यूनाइटेड एयरवेज़ की, अमेरिका की जो एयरवेज़ है यूनाइटेड एयरवेज़ की, अमेरिका की एक शहर से दूसरे शहर में, तो वो जब एक कोल्ड ड्रिंक्स के कैन मांगते हैं तो उनको जो एयर होस्टेस है वो देने से मना कर देते हैं कि कैन की मुंह खोल के देते हैं और बताते हैं कि आप एक पोटेंशियल टेररिस्ट हो सकते हैं, हम आपको कैन की इसीलिए मुंह खोल के दिया। अब जानते हैं इसी साल की 2015 की शुरू की वाक़या है कि यूनिवर्सिटी ऑफ नॉर्थ कैरोलिना जो चैपल हिल में है, वहाँ कैसे कुछ मुस्लिम स्टूडेंट्स को, जो न्यूली मैरिड कपल थे उसको, और उसकी जो ब्राइड था उसके सिस्टर इन लॉ, और वो ब्राइड और उसके हस्बैंड, तो मतलब जो उसकी बीवी थी और उसकी साली, ये तीनों को कैसे एक पार्किंग लॉट में गोली करके मार दिया गया। तो ये सब जो वाक़या है ये अमेरिका का है। अभी कैलिफोर्निया में आप जो वाक़या हुआ उसके बाद जो प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट्स जो है उसकी जो बयान आप देख रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप हो, बेन कर्सन ने कह दिया कि कोई मुसलमान अमेरिका के प्रेसिडेंट नहीं बन सकते। तो ये जो यूएसए में जो एक फिजा बन रहा है कि एंटी मुस्लिम सेंटिमेंट, यूरोप में आप देखेंगे, यूरोप में तो कहीं स्विट्ज़रलैंड में मीनार बैन हो रहा है, तो फ्रांस में हिजाब बैन हो रहा है, तो कहीं जर्मनी में मस्जिद में स्वस्तिका का सिंबल ये किया जा रहा है, कहीं यूके की बस से किसी मुस्लिम को वहाँ पे उसको धकेल के फेंका जा रहा है। तो ये सब जो वाक़या है, और रेशियल प्रोफाइलिंग तो मुस्लिम्स के लिए अगर बुरखा पहन के नाड़ी है तो हीथ्रो हो या जॉन एफ कैनेडी हो, तो इस तरह की एयरपोर्ट में तो एक रेगुलर वाक़या बन गया है। तो ये जो चीज़ है यही इस्लामोफोबिया है। अब सवाल ये है कि इस्लामोफोबिया ये जो शुरू हुआ ये इतना नया क्यों है? मतलब इसका पहले एक एंटी मुस्लिम सेंटिमेंट तो था, उसके बहुत सारे लंबे हिस्ट्री है, क्रूसेड है, कॉलोनियलिज्म है, बहुत पीछे की वो हिस्ट्रीज है। मगर अभी का जो इस्लामोफोबिया है वो एक नया फेनोमेना है। ये वेस्ट में इसके सवाल का जवाब ढूंढने के लिए हमें एक हिस्ट्री के बारे में थोड़ा सरसरी नज़र दौड़ाना है। तो ये यूरोप में ये सब जो वाक़या हो रहा है कि एंटी मुस्लिम फीलिंग और मुस्लिम्स की हिजाब बैन और दाढ़ी देखते ही टेररिस्ट और ये सब रिलीजियस प्लेसेस में अटैक करना, तो ये अचानक एक विजिबिलिटी में मुस्लिम्स की प्रेजेंस पब्लिक स्पेस में, मुस्लिम रिलीजियस सिंबल्स, ड्रेस और मुस्लिम रिलीजियस साइट्स, ये सब चीज़ की मीडिया में जो अचानक एक प्रोलिफरेशन है, इसकी मेंशन, इसकी फ़ोटो, इसके बारे में कोई कहीं सुसाइड बॉम्बिंग या कोई अटैक हो रहा है तो उसको फिर थियोलॉजी से जुड़ना, कुरान से जुड़ना, मस्जिद से जुड़ना, रिलीजियस सेमिनारीज से जुड़ना, और अचानक ये जो चीज़ हुआ है ये एक मतलब वेस्ट बहुत बोल रहा है इस्लाम के बारे में, मुस्लिम के बारे में, मगर ये सेम वेस्ट है, वही वेस्ट है जो मुस्लिम्स के बारे में एक लंबा साइलेंस आपको देखने को मिलेगा। यूरोप में आप जानते हैं कि जो कॉलोनियलिज्म का जो ज़माना था, 200 साल तक इंग्लैंड ने हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में इंडिया के ऊपर हुकूमत किया। उस दौरान 18th सेंचुरी की शुरू से ये फॉर एग्जांपल बंगाल के जो सेलर्स है, लश्कर जिसको बोला जाता है, जहाज में काम करने वाला, खलासी का काम, खाना पकाने वाले के, बावर्ची का काम, वो कूली का काम करने वाले बहुत सारे लोगों को आना जाना था। और उसी 18th सेंचुरी की शुरू से 18th सेंचुरी की 1810 या उसके बाद से बहुत सारे लोगों को बांग्लादेश जो आज है वहाँ के सिलेट से या कलकत्ता से या दूसरे पोर्ट सिटीज इंडिया से बहुत सारे लोग इंग्लैंड में जाके बस गए, और बसने के बाद वो वहाँ 200 साल 250 साल से वहाँ पे है। वहाँ की सिविलाइजेशन में, वहाँ की आर्ट में, लिटरेचर में, वहाँ की बहुत सारी चीज़ों में उन लोगों का कंट्रीब्यूशन है।
अब वो लोग आप देख रहे हैं कि बहुत सारे डायस्पोरा लिटरेचर्स बन रहा है। मगर उसके पहले ये लोग जब गए थे, एक वाकया, एक दीन मोहम्मद का एक वाकया है, जो बंगाली थे और वो वही 18th सेंचुरी में जहाज़ में वो चले गए लंदन, और वहाँ जाने के बाद सेंट्रल लंदन में हिंदुस्तान कैफ़े उसने खोला, जहाँ चाय मिलता था, जहाँ आपको हिंदुस्तानी मालिश जो चंपी, वहाँ से इंग्लिश में आया शैम्पू, ये सब चीज़ वहाँ पे मिलता था। तो ये दीन मोहम्मद की दुकान एक बहुत बड़ा अट्रैक्शन था उस जमाने का। और वो तो फिर वहाँ के जो किंग थे, तो इंडिया से जहाज़ों में बहुत सालों से, 150-200 साल पहले से, यहाँ से बंगाल से, हिंदुस्तान के दूसरे स्टेट से, पंजाब से या साउथ इंडिया से बहुत सारे लोग वहाँ जहाज़ में खलासी के काम करने या कुक के काम करने के लिए या जहाज़ में आपके कुली के काम के लिए बहुत सारे लोग ब्रिटेन में गए, वहाँ जाके रह गए। बहुत सारे आप जानते हैं कि ये जो वर्ल्ड वॉर में जब जर्मनी को सेकेंड वर्ल्ड वॉर में पूरा तबाह कर दिया गया, सारे बिल्डिंग्स को एकदम बर्लिन शहर में और दूसरे शहरों में पूरा ध्वस्त कर दिया गया, तो फिर से बर्लिन शहर को रिबिल्ड करने के लिए कहाँ से लेबर आए? वो टर्की से आए थे। अभी पूरे जर्मनी में आप जहाँ भी जाएंगे आपको टर्क्स मिलेंगे। ये जो जर्मन टीम के फुटबॉलर है मसूद ओजिल, ये कहाँ के हैं? ये जर्मनी के हैं। तो जर्मनी में वो डोनर कबाब हो या इंग्लैंड में चिकन टिक्का मसाला हो, यही साउथ एशियंस या दूसरे अरब्स, यही लोग वहाँ ले जाके पॉपुलराइज करते हैं। तो वहाँ की खान पान की तारीख हो, वहाँ की दूसरे कोई सकाफती तारीख हो, उसमें मुसलमानों की जो किरदार है, उसको यूरोप की जो हिस्ट्री है उसमें एक बहुत बड़ा, उसमें आपको हिस्टोरिक साइलेंस मिलेंगे कि मुस्लिम्स की जो कॉन्ट्रीब्यूशंस है उसके बारे में, उसकी जो जर्मनी का रिबिल्ड करना हो या ब्रिटेन की जो लेबर हिस्ट्री में उनका जो इकोनॉमिक जो डेवलपमेंट में जो साउथ एशियन माइग्रेंट लेबर्स की जो कंट्रीब्यूशन हो, वो सब में यूरोप कुछ नहीं बोलते। उनकी हिस्ट्रीज में, उनकी किताबों में इसके बारे में ज़्यादा कोई तबसर आपको नहीं मिलेंगे। मगर अचानक यूरोप बहुत मुस्लिम और इस्लाम के बारे में बोलना शुरू करते हैं। ये कब बोलना शुरू करते हैं? जब आप देखते हैं कि कोल्ड वॉर ख़त्म होने की नौबत आया, उस वक्त ये बोलना शुरू करते हैं। रुश्दी अफेयर एक बहुत बड़ा वाकया है यूरोप में। रुश्दी का जब सैटेनिक वर्सेस आया और कुछ मुस्लिम्स ने वहाँ प्रोटेस्ट दिखाया, और उसके बाद से मुस्लिम्स को एक रैडिकल, एक फैनाटिक, एक इंटॉलरेंट कम्युनिटी पोर्ट्रे करने का जो सिलसिला शुरू है मच बिफोर 9/11। तो ये जो लेट 80s में रुश्दी अफेयर के बाद से, जब सोवियत रसिया एक मतलब कुछ ही दिनों में कोलैप्स होने वाला है, तो सेकेंड कोल्ड वॉर के बाद एक नया एनिमी चाहिए वेस्ट को अपने आप को रीडिफाइन करने के लिए। अगर मैं बोलूं, ये ओरिएंटलिज्म का यही एक ट्रिक था कि यूरोप या वेस्टर्न वर्ल्ड में सुपीरियर हूँ, ये साबित करने के लिए वो लोग क्या बोला कि ये जो ईस्टर्न वर्ल्ड है, ये जो ऑक्सीडेंट है, ये जो इंडिया है, ये जो अफ्रीका है, ये जो साउथ ईस्ट एशिया है, ये लोग, इनकी सिविलाइजेशन, इनकी कल्चर, ये इन्फीरियर है। तो अगर आप बोले कि सफ़ेद जो है, गोरा जो है, वो सुपीरियर है, तो सिर्फ उसको सुपीरियर क्लेम करना वो काफ़ी नहीं है। आपको सामने वाला जो है, वो जो काला है, काला इन्फीरियर, ये साबित करना है। तो ये है कि एक बाइनरी अपोजिशन के जरिए से आपने आपको सुपीरियर एस्टैब्लिश करना। तो अब तक वो कम्युनिज्म के साथ कर रहा था यूरोप या अमेरिका या जो पूरा वेस्ट है। अब कम्युनिज्म खत्म हो गया, अब कौन है वो नया जो यूरोप को नया सिरे से, वेस्ट को नए सिरे से रिडिफाइन करने में मदद करेगा? वो एनिमी कौन है? वो अदर कौन है? वो इस्लाम है। तो फिर इस्लाम को फिर से लाया गया। सेकेंड वर्ल्ड वॉर से लेके या कॉलोनियलिज्म के ज़माने से लेके 80s तक मुसलमान आपके साथ रहे। तब मुसलमानों आपके साथ जो रहे, आपकी सिविलाइजेशन में, आपकी एक एक कंट्रीज की, शहर की रिबिल्ड में हाथ बढ़ाया, लेबर बन के आए, वहाँ पे वो रह गए। तब वो, उसके बारे में आपको कोई शिकायत नहीं है जब तक वो कंट्रीब्यूट कर रहे थे। तब वो दहशतगर्द नहीं है, तब वो फैनेटिक नहीं है, तब वो रूढ़िवादी नहीं है। और अचानक जब एक कोल्ड वॉर की ख़त्म होने जा रहा है और आपको फिर से सुपीरियरिटी, अपने आप को एस्टेब्लिश करने के लिए एक नया अदर की ज़रूरत है, तो आप इस्लाम को लाते हैं। ये है वेस्ट। इसीलिए इस्लामोफोबिया आज इतना बड़ा एक टॉपिक बन गया है। और
वेस्ट का जो कॉन्सेप्ट है, आप देखिए वेस्टर्न मीडिया में फिर 9/11 होते हैं, कुछ टेररिस्ट बॉम्बिंग और ये सब होते हैं, और अचानक इस्लाम के बारे में वो जो इस्लाम रेडिकल, इस्लाम टेररिस्ट, पूरे इस्लाम का, पूरे इस्लामिक वर्ल्ड का, मुस्लिम वर्ल्ड का पोर्ट्रेयल आपकी न्यूज़पेपर में नहीं आते हैं। जब कॉलोनियलिज्म का ज़माना था, आज से 200-250 साल पहले जो शुरू हुआ, कॉलोनियलिज्म के ज़माने में क्या होता था कि आप ये इस्लाम को या जो ईस्टर्न जो दुनिया है, जो ईस्ट है, अरब वर्ल्ड को, इस्लाम को इन्फीरियर साबित करने के लिए उस ज़माने में, ओरिएंटलिज्म के ज़माने में जो मुस्तशरिकीन थे वो क्या करते थे, ओरिएंटलिस्ट लोग अरबी सीखते थे, पर्शियन सीखते थे, कुरान पढ़ते थे, हदीस पढ़ते थे, वहाँ से गलतियाँ निकाल के वहाँ के एंथ्रोपोलॉजिस्ट, फिलोलॉजिस्ट, सोशियोलॉजिस्ट, थियोलॉजियंस किताब लिखते थे, और उसी से ओरिएंटलिज्म की एक बहुत बड़ा एक इंडस्ट्री बना। अभी ये जो इस्लामोफोबिया, जो कहीं ना कहीं एक प्रोडक्ट है न्यू ओरिएंटलिज्म की, न्यू ओरिएंटलिज्म के ज़माने में आप देखिए कि वो दुश्मनी है, वो एक सोचा समझा हुआ अटैक है इस्लाम के ऊपर, मगर उसकी वो अटैक की जो एक कहीं ना कहीं वो लोग फिर भी अरबी सीखते थे, वो लोग फिर भी एक एकेडमिक एक प्रोसीड्योर मान के किताब लिखते थे। अब कोई भी, अब वो सब, अब वो मियार इतना गिर गया है, वो भी दुश्मनी है, दुश्मनी की मियार अब इतना गिर गया है कि आपको अरबी सीखने की ज़रूरत नहीं है, आपको कुरान पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आपको थियोलॉजियन होने की ज़रूरत नहीं है। आप कोई भी है, आप मेडिकल प्रोफेशन से आए, आईटी प्रोफेशन से आए, मीडिया इंडस्ट्री से आए, और कोई भी इस्लाम के बारे में कुछ भी बोल देता है, और कोई भी इस्लाम के बारे में कुछ लिख सकता है, इस्लाम को वायलेंट, इस्लाम को टेररिस्ट दिखा के किताब लिख सकते हैं, और वो पॉपुलर हो जाते हैं। ये कौन है? आयन हिर्सी अली, जिसको आपने इतना बड़ा, वेस्ट ने इतना बड़ा एक राइटर बनाया। आयन हिर्सी अली की क्या क्रेडिबिलिटी है? उनके पास कुरान के बारे में बोलने का क्या उनके नॉलेज है? वो सैम हैरिस या माजिद नवाज, इन लोगों के पास क्या अथॉरिटी है? तो इस्लामिक टेक्स्ट के बारे में, इस्लामिक सोसाइटी के बारे में, मुस्लिम्स के बारे में इनका कोई थॉरो नॉलेज नहीं है। न्यू ओरिएंटलिज्म के ज़माने में कोई भी इस्लाम के बारे में एक बहुत सरसरी एक आइडिया अगर है, और वो इस्लाम को दहशतगर्द और इस्लाम को वायलेंट दिखा के कुछ किताबें लिख सकते हैं, फिल्म बना सकते हैं, उसको कोई भी इंटरनेशनल लेवल के प्राइज मिल जाएगा। तो ये है, यही एक यूरोप का इस्लामोफोबिया है। और अभी देखिए जो मुस्लिम वर्ल्ड, जो इस्लामिक वर्ल्ड का वो पोर्ट्रे कर रहा है, इस्लामिक वर्ल्ड या मुस्लिम वर्ल्ड बहुत बड़ा है, वो मोरक्को की कासाब्लांका से लेके इंडोनेशिया की बाली तक फैला हुआ है, और वो बहुत बड़े बड़े मुल्क उसके अंदर आता है। कॉलोनियलिज्म के ज़माने में वो राइटर्स, वो थिंकर्स, वो यूरोप के जो मुस्तशरिकीन जो है, जो फिलोसोफर्स या थियोलॉजियंस, वो लोग जो काम करते थे इस्लाम को बदनाम करके किताबें लिखना, प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कैरेक्टर को असैसिन करके किताबें लिखना, आज वो काम वो मीडिया कर रहा है। मीडिया का जो पोर्ट्रेयल ऑफ मुस्लिम वर्ल्ड है वो बहुत ही महदूद है। कुछ कॉन्फ्लिक्टेड एरिया जिसमें बगदाद है, जिसमें मोसूल है, जिसमें कंदाहार है, जिसमें दमस्कस है, जिसमें पैलेस्टाइन है, आज इफ यही वो एरिया है जो मुस्लिम वर्ल्ड है। और जो बाकी पूरा फैला हुआ मुस्लिम वर्ल्ड है, जिसमें मोरक्को की कासाब्लांका से लेके आपके इंडोनेशिया के जाभा तक आता है, उसमें वो अल्जेरियन किसान वो क्या सोचता है, वो मोरक्को का आम बिजनेसमैन उसके क्या सोच है मगरिब के बारे में, इस्लाम के बारे में, ये आप नहीं दिखाते हैं। वो बांग्लादेश की जो मछुआरा वो क्या सोचते हैं अमेरिका के बारे में, या वो अपने गैर मुस्लिम कौम के बारे में, वो आप नहीं दिखाते। आप अगर दिखाते हैं कि कुछ चुना हुआ, कुछ सिलेक्टेड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस ये इस्लाम के बारे में क्या सोचते हैं, कुछ कॉन्फ्लिक्टेड एरिया जो असल में जहाँ की प्रॉब्लम जितना रिलीजियस या थियोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट नहीं बल्कि ज़्यादातर जियोपॉलिटिकल है, उसको आप रिलीजियस दिखाते हैं, उसको आप इस्लाम से जोड़ते हैं। और वहाँ के यूरोप के जो न्यूज़पेपर, अमेरिका के जो टीवी चैनल्स ये बार बार उसको दिखाते हैं। तो ये जब देखते हैं कि मुसलमान हर वक्त लड़ाई कर रहा है, मुसलमान हर वक्त फतवा दे रहे हैं, मुसलमान खवातीनों को घर में बंद करके रखा जा रहा है, तो ये जब देख रहे हैं अहमद मोहम्मद की वो इंग्लिश टीचर या यूनाइटेड एयरवेज की वो एयर होस्टेस, तो उसको क्या समझ में आएगा? वो यही सोचेगा जब वो टाइम जो आपके अलार्म क्लॉक बजेगा तो उसके जहन में ऑटोमेटिक आएगा
कि ये टाइम बॉम्ब है, या वो जब अफगानिस्तान में या कहीं वो बुरखा पहने हुए सुसाइड बॉम्बर को देख के जो हैबिचुएटेड है, वो जब ताहिरा खातून को देखते तो उसको लगता है कि ये तो टेररिस्ट ही होगा। तो ऐसे एक पूरा माहौल बनाया जा रहा है यूरोप में, और ऐसा दिखाया जा रहा है कि बुरखा, कुछ रिलीजियस सिंबल्स, बुरखा, दाढ़ी, मदरसा, मस्जिद, ये सब एक टेररिज्म का अखाड़ा है। ये बुरखा पहने हुए औरत एक टेररिस्ट है, ये दाढ़ी रखने वाला आदमी एक टेररिस्ट है। तो एक माहौल आर्टिफिशियली बनाया जा रहा है कि वो अदरनेस, कि इस्लाम अदर है, ये मुस्लिम अदर है, ये अरब वर्ल्ड अदर है, ये इंफीरियर है, ये टेररिस्ट है, ये पीसफुल नहीं है, और हम जो है वेस्ट, ये पीसफुल कम्युनिटी है, ये टेररिज्म के खिलाफ है, ये डेमोक्रेसी के फेवर में है। तो ऐसे एक बाइनरी ऑपोजिशन को क्रिएट करके इस न्यू कॉलोनियल वर्ल्ड में एक नया हेजेमनी क्रिएट करने की कोशिश किया जा रहा है, जो असल में वेस्ट का हेजेमनी होगा। और इसके पीछे बड़े बड़े कैपिटलिस्ट, जो मल्टीनेशनल कंपनीज है, बड़े बड़े जो मीडिया हाउसेस है, बड़े बड़े जो इंटेलेक्चुअल्स फंडेड बाय डिफरेंट जायनिस्ट ग्रुप्स है, इनका एक बहुत बड़ा रोल है। हमें इस इस्लामोफोबिया को रजिस्ट करना है, क्योंकि ये इस्लामोफोबिया एक रेसिज्म है। जब बेन कर्सन, जो अमेरिका के प्रत्याशी है अगले साल प्रेसिडेंशियल इलेक्शन की, वो जब बोलते हैं कि हम किसी मुस्लिम को अमेरिका के प्रेसिडेंट नहीं देखना चाहते हैं, वो ही अमेरिका है जो अमेरिका फक्र से कहता है कि हमने एक काला आदमी को अमेरिका का प्रेसिडेंट बनाया। आप एक ब्लैक को प्रेसिडेंट बनाने से फक्र करते हैं, मगर आप एक मुस्लिम को कभी देखना नहीं चाहते हैं। तो अगर इस्लामोफोबिया नया रेसिज्म नहीं है तो क्या है? तो अमेरिका में, यूरोप में रेसिज्म अभी भी जारी है। बस वो जो जिस रिंग में वो गेम खेला जा रहा था, कुछ कैरेक्टर्स वहां बदल गए। जो लोग विक्टिम के जगह पहले ब्लैक थे, वो अब मुस्लिम्स है। तो इस्लामोफोबिया आज की जमाने का नया रेसिज्म है। ये रेसिज्म जो है, ये कभी इसको ये सफल नहीं हो सकता है, क्योंकि हेट की बुनियाद पे बना हुआ कोई भी आइडियोलॉजी दुनिया में ज़्यादा दिन तक बरकरार नहीं रह पाया। हिटलर, जो नाजिज्म के ज़माना था, आप जानते हैं, हिटलर ने यहूदियों के खिलाफ एक फिजा, एक माहौल बनाया, उसके ऊपर बहुत सारे टॉर्चर्स किया, मगर उस हिटलर को भी इस दुनिया की जो रंगमंच है, यहाँ से जाना पड़ा। तो इस्लामोफोबिया को भी जाना पड़ेगा, मगर उसके लिए ज़रूरत है कि हम लोग जो दुनिया में अमन चाहते हैं, शांति चाहते हैं, जो दुनिया को दो हिस्सों में, वाइट और ब्लैक, ईस्ट और वेस्ट, काला और गोरा में बांटना नहीं चाहते हैं, ह्यूमैनिटी के लिए बात करना चाहते हैं, सबको आगे बढ़ना पड़ेगा। रेसिज्म के जो आप जानते हैं, जब मार्टिन लूथर ने या मैल्कम एक्स ने जो नारा दिया था रेसिज्म के खिलाफ, या नेल्सन मंडेला ने जो अपार्थाइड के खिलाफ जो एक मूवमेंट खड़ा किया था, उसमें समाज के मुख्तलिफ जगह से लोग जो अमन चाहते हैं, समाज में शांति चाहते हैं, वो एक साथ आए, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, क्लास, रिलीजियन, नेशनलिटी, एथनिसिटी। वो लोग एक उस जो जालिम है उसकी हेजेमनी के खिलाफ एक अलायंस बनाया। आज जरूरत है उस तरह की एक अलायंस, और इंडिया में भी जरूरत है इस्लामोफोबिया के खिलाफ एक अलायंस बनाना, क्योंकि इस्लामोफोबिया का असर इंडिया में, आप वो जो इंटरनेशनल फॉरेन पेज है आपकी न्यूज़पेपर का, वो जो न्यूज़ आपकी टीवी चैनल में जो फॉरेन जो रिपोर्टिंग आप दिखाया जाता है किसी मिडिल ईस्ट का, या यहाँ पे जब एक मुस्लिम नौजवान को जो असल में जिंदगी में कभी बम कैसे मानते हैं, कैसे सुसाइड अटैक है, कुछ भी उसको मालूम नहीं है, और अचानक उसको मदरसा से पकड़ के ले जाके टेररिस्ट बनाया जाता है। एक कहीं ना कहीं एक ग्लोबल इस्लामोफोबिया जो बना हुआ है, उसका एक इंडियन मॉडल है। वो जब यहाँ पे इंडिया की न्यूज़पेपर में जब उस तरह की औकिया को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के लिखा जाता है, और आम मुसलमानों की दुनिया में जो उसकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी है, लाइफ स्टाइल है, कॉन्ट्रीब्यूशन से वहाँ की किसी सोशल डेवलपमेंट में वो सब नहीं बताया जाता है, तो यहाँ की माहौल भी, हमारे जो ब्रदरान वतन है, उसकी जहन भी वैसे ही बन जाता है कि वो भी कहीं ना कहीं मगरिब की इस्लामोफोबिया के शिकार बनते हैं। तो हमें इस इस्लामोफोबिया को एक्सपोज करना है, इसका क्या कैरेक्टर है, और इसके खिलाफ जितने सारे अमन पसंद लोग हैं, सबको एक साथ आके इसको रजिस्ट करना है। और ये जब दुनिया से चले जाएंगे तो तभी दुनिया में अमन और शांति कायम हो सकता है।
तो अहमद मोहम्मद की जो इंग्लिश की जो टीचर या यूनाइटेड एयरवेज की वो जो एयर होस्टेस थी, उसको अगर पता होता कि बुर्खा पहनने वाले औरत मतलब सिर्फ टेररिस्ट नहीं होता है, वो एक डॉक्टर भी हो सकता है, वो एक साइंटिस्ट भी हो सकता है, वो एक माँ भी होता है, वो एक बहन भी होता है, तो शायद वो उसको ताहिरा खातून के साथ उस तरह की बर्ताव नहीं करते। या अहमद मोहम्मद की टीचर को अगर मालूम होता कि मुसलमान सिर्फ बम ही नहीं, वो और भी बहुत सारे चीज़ बना सकते हैं। यूरोप जब की रेनेसा के पहले जब एक मुसलमानों का, एक इस्लाम का एक गोल्डन एज था जो कॉर्डोवा से लेके यहाँ हिंदुस्तान तक फैला हुआ था, उस वक्त मुस्लिम साइंटिस्ट का अगर वो कंट्रीब्यूशन जानता तो शायद वो अहमद मोहम्मद की क्लॉक को टाइम बम नहीं समझता। तो आज मीडिया में, सिर्फ आज हॉलीवुड की मूवीज में, आज हमारे हिंदुस्तान के अखबारों में जो रिपोर्टिंग होता है, जो फॉरेन जो एजेंसीज की कॉपी आता है और फॉरेन पेज बनता है, उसमें अगर सिर्फ इस तरह की नेगेटिव रिपोर्टिंग ना रहे, जियोपॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट को अगर इस्लामिक टेररिज्म दिखा के ना बताया जाए, तो दूसरे जो मुख्तलिफ मजहब है इस्लाम और दूसरे जो रिलीजन के मानने वाले हैं, उसके अंदर आसानी से एक भाईचारे की, एक पीसफुल एक एनवायरनमेंट आपस में एक बन सकता है। ये जो एक दूसरे के बीच जो नफरत की जो बीज बो रहा है, वो इस्लामोफोबिया है, वो इस तरह की जो बांटने वाले आइडियोलॉजी है, वो हिंदुत्व है। तो इस्लामोफोबिया असल में यूरोप या अमेरिका की सिर्फ एक फेनोमेना नहीं है, ये अभी मीडिया जो ग्लोबल मीडिया है उसकी हाथ पकड़ के पूरे दुनिया में फैल गया है। तो हमें हमारे जो दूसरे ब्रदरान वतन है, यो यहाँ हिंदू कम्युनिटी हो, सिख कम्युनिटी हो या यहाँ की ईसाई कम्युनिटी हो, उसको हमें बताना चाहिए कि असल में ये इस्लामोफोबिया का शकल कैसा है, उसको एक्सपोज करना चाहिए। इस्लामोफोबिया के साथ न्यू कॉलोनियलिज्म का क्या रिलेशन है, इस्लामोफोबिया के साथ ग्लोबल इंपीरियलिज्म का क्या रिलेशन है, पोस्ट कोल्ड वॉर पॉलिटिक्स में इस्लामोफोबिया को कैसे प्रोजेक्ट किया गया एक हेजेमनी बनाने के लिए, जो यूरोप ने किया, जो अमेरिका ने किया, ये हमें यहाँ समझाना, उनके साथ ये हमारे जो ऑब्जर्वेशन है ये शेयर करना चाहिए। हमारे यूरोप के, हमारे अमेरिका के जो वहाँ के जो मुस्लिम सिटीजन्स है, उसको भी उनकी जो नेबर कम्युनिटी है, वो ज्यूस हो या क्रिश्चियन हो, उसके साथ बताना चाहिए कि असल में इस्लामोफोबिया आज के ज़माने का एक नया रेसिज्म क्यों है। तो ये सब जब हमारे नेबर्स, हमारे जो टीचर है, हमारे जो ऑफिस के कोलीग्स है, हमारे जो दोस्त है, ये लोग जब जानेंगे तो उसके अंदर इस्लाम के बारे में जो गलतफहमियां है, अगर कोई नफरत भी है, तो आसानी से हम उसको दूर कर सकते हैं और एक बहुत पीसफुल एनवायरनमेंट हम बना सकते हैं। ये तो बस कुछ चंद लोगों की काम है जो दुनिया में अमन नहीं चाहते, जो दुनिया में लोगों को बांटना चाहते हैं। अगर उनकी स्ट्रैटेजीज को हम एक्सपोज करें तो उसकी दुकान ज़्यादा दिन चलने वाला नहीं है। शुक्रिया।